Hello everyone, today we are going to study about the tools of recombinant DNA technology, which is the second part, and this is the topic of class 12th. First part में हमने restriction enzyme discuss किया था, and in this video we are going to discuss about the cloning vectors, उनके types, then features of cloning vectors, कौन से फीचर्स ज़रूरी होते हैं एक वेक्टर को परफेक्ट बनाने के लिए, कैसे हम रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट करेंगे. वी हैव टू स्टडी द हेल्प ऑफ एनिमेटेड वीडियो. हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स. वन क्वेश्चन विल बी देयर फॉर यू एज अ क्विज, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में. सो वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी, और मैं हूँ शीलू पचौरी. क्लोनिंग वेक्टर्स को समझने से पहले हम एक बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझ लेते हैं. इस प्रोसेस में हम सबसे पहले किसी डोनर सेल से उसके डीएनए को आइसोलेट करेंगे, जिसे हम कहते हैं फॉरेन डीएनए, desired DNA, or we can also call it as DNA of interest. Then we cut this DNA of interest by using restriction enzyme into many small fragments. वहीं दूसरी तरफ हम बैक्टीरिया के सेल से इन वेक्टर्स को आइसोलेट करेंगे. यस, ये वही वेक्टर्स हैं जिसके बारे में आज हमें इस वीडियो में पढ़ना है. अब इन वेक्टर्स को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं ताकि यहाँ पर भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हों. ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करके हम वेक्टर और डिजायर्ड डीएनए को कट करेंगे, एंड आफ्टर दैट बाय यूजिंग अ लाइगेज एंजाइम वी विल जॉइन दिस वेक्टर विद अ फॉरेन डीएनए. तो जब वेक्टर हमारे डिजायर्ड डीएनए के साथ अटैच हो जाता है तब वो बनाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है. इन सेल्स को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स. So these transformant or the bacterial cells will multiply this gene of interest to produce many copies or clones of recombinant DNA. तो अब आपको क्लोनिंग वेक्टर्स का फंक्शन समझ में आ गया होगा. क्लोनिंग वेक्टर्स एज यू कैन सी इन दिस इमेज, इनका काम है व्हीकल की तरह काम करना. ये हमारे डिजायर्ड डीएनए को कैरी करेंगे. कैरी करने के बाद ये हमारे डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं. So the vectors are the DNA molecules that can carry foreign DNA segment into the host cell. इसका मतलब ये वेक्टर्स खुद भी डीएनए के ही मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर कैरी करके ले जाने का काम करते हैं. एक तरह से ये व्हीकल्स की तरह काम कर रहे हैं. Now these cloning vectors are of two types. The first one is plasmid. Plasmids are self-replicating, circular, extra-chromosomal DNA. अब self-replicating है, that means they are capable of replicating on its own. ये खुद से replicate कर सकते हैं. Circular है, अगर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पर इस बैक्टीरियल सेल के अंदर this is a plasmid. ये राउंड है इसलिए हम इसको सर्कुलर कह रहे हैं. Then it is a extra-chromosomal DNA. दिस इज मेन डीएनए, और ये मेन डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. देन द सेकंड इज बैक्टीरियोफेज. ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उन वायरसेस को जब हम वेक्टर्स की तरह यूज करेंगे, दीज आर नेचुरली अकरिंग वेक्टर्स. इनके अलावा नाउअडेज जेनेटिकली इंजीनियर्ड और सिंथेटिक वेक्टर्स भी यूज किए जाते हैं. Now PBR322 is an artificial cloning vector जिसको डेवलप किया था 1977 में by Bollier and Rodriguez from E. coli plasmid. Now हर वेक्टर्स के कुछ रिक्वायर्ड फीचर्स होते हैं. मीन्स इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो इनको एक परफेक्ट वेक्टर बना सकें. सबसे पहले तो इनके पास होनी चाहिए खुद की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जहाँ से ये रेप्लिकेट कर सकें. एंड दे शुड हैव सिलेक्टेबल मार्कर्स जो इनको दूसरे प्लाज्मिड्स या दूसरे वेक्टर से अलग करे. इसके बाद इनके पास कुछ क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए. देन द साइज ऑफ द वेक्टर शुड बी वेरी स्मॉल. तो चलिए अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज PBR322. इसके पास एक ओडी साइट है जो कि है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट. वेक्टर भी एक डीएनए ही है, तो इस डीएनए में कुछ बेस पेयर की सीक्वेंस होती हैं जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होगी. इसीलिए हम इन्हें कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट.
यहाँ पर जब भी हम अपने डिज़ायर डीएनए को लिंक कर देंगे तो जब जब ये वेक्टर मल्टीप्लाई होगा उतनी बार हमारा डिज़ायर डीएनए भी इसके साथ रेप्लिकेट होगा. Besides that, it also controls the copy number of the linked DNA. Copy number का मतलब है number of copies which are present in the bacterial cell और ये 1 से लेकर 100 तक वेरी कर सकती हैं. एक सेल के अंदर कितने वेक्टर्स होंगे ये भी कौन कंट्रोल करेगा? This oocyte will control that. Now the second is selectable markers. अब इन वेक्टर्स में कुछ ऐसे मार्कर्स होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या है, तो चलिए अब हम उसको पहले समझ लेते हैं. देखिए, हमारे वेक्टर्स को हम डिजायर्ड डीएनए के साथ अटैच करते हैं और ये बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए. जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे तब उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स. इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस हो गया, इसे हमने कहा ट्रांसफॉर्मेंट्स, उसके अंदर चेंजेस आ गए. बट नॉट ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन टेक अप दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए. कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर ये जो प्लाज्मिड तैयार किया था वो नहीं जा पाता, उन्हें हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं ये ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करने में हेल्प करेंगे. इन वेक्टर्स में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. These antibiotics are ampicillin, chloramphenicol, tetracycline और kanamycin. अब जनरली एक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकता, पर जब इनके पास ये रेजिस्टेंट जीन्स होंगे या फिर ये मार्कर्स होंगे तो ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो कर सकेंगे. दैट मीन्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पार है तो ये एम्पिसिलिन में ग्रो कर पाएगा. अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पार है तो ये टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ग्रो कर सकता है. ठीक है, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट पार होती है. PBR22 की बात करें तो हमारे पास एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, इन दोनों एंटीबायोटिक्स में भी ये ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है. तो इस तरह हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर लेंगे, क्योंकि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे वो एंटीबायोटिक्स के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाएंगे पर ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो कर लेंगे. Now the third is cloning site or we can also call it as restriction site. Restriction site वो साइट है जहाँ पर आकर हमारा फॉरेन डीएनए अटैच होता है. अब अटैच कैसे होगा? कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं जैसे BAMH1 है, SEL1, PVU2, PST1, PVU1, EcoR1, CLA1, HIND3, ये सारे वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं जहाँ पर इनके रेस्पेक्टिव एंजाइम्स आकर इस वेक्टर को कट करेंगे. EcoR1 है तो वो PBR322 को सिर्फ यहीं से कट कर सकता है. BAMH1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ BAMH1 की साइट से ही इस वेक्टर को कट कर सकता है. और हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक वेक्टर में सिर्फ एक ही क्लोनिंग साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए. बहुत सारी होंगी तो क्या होगा, हमारे वेक्टर्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएंगे और जो इनको काम करना है, दैट मीन्स हमारे फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल तक पहुंचाना है, वो काम नहीं हो पाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट all the vectors should carry the minimum number of restriction sites which is possible for that given vector. Now इन वेक्टर्स में जितने भी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे वहीं से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट होता है. तो चलिए अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन, जहाँ पर दिस इज PBR322 एंड इट हैज़ डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर द डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारा डिजायर्ड डीएनए जब हम इनकॉर्पोरेट कराएंगे PBR322 में इन द रीजन BAMH1, तो ये वो रीजन है जहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है. इसका मतलब ये वाला जीन टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में भी इस बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है. पर जब हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAMH1 साइट से इस PBR322 को कट करेगा तो इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर खत्म हो जाएगी. अब ये एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में तो ग्रो कर सकता है पर टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाएगा. और यहाँ पर हम अपने डिजायर्ड डीएनए को आकर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और ऐसे हमें मिलता है
रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके पास है ampicillin की resistant power, but it is not having a resistant power against tetracycline. Now during the recombinant technology we'll get 3 different kind of E. coli bacterial culture. कुछ होंगे जो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, कुछ होंगे जो ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, या तो वो रिकॉम्बिनेंट होंगे या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब क्या है रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंस, चलिए अब उसको समझते हैं। देखिए, जब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा, दैट मीन्स वेक्टर डिजायर्ड डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा, तो इसके पास एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट पावर होगी पर टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं होगी। तो जब हम ऐसे वेक्टर्स को अपने डिजायर्ड डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, तब हम इनको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियाज। नाउ दीज रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया विल शो रेजिस्टेंट पावर अगेंस्ट एम्पिसिलिन, बट दे वोंट बी एबल टू शो रेजिस्टेंट पावर अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन। अब कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता, इसमें सिर्फ वेक्टर रह जाता है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ ये वेक्टर एंटर करेंगे, इनको हम कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। और इनकी खासियत क्या होगी, इनके पास एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए रेजिस्टेंट पावर जीन्स हैं और दोनों एक्टिव भी हैं। दैट मीन्स दीज ऑर्गेनिज्म विल बी एबल टू ग्रो इन द एंटीबायोटिक्स विच इज कंटेनिंग एम्पिसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन, बिकॉज इनके पास इनके रेजिस्टेंट जीन्स हैं। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज ऑफ द नॉन ट्रांसफॉर्मेंस, जहाँ पर ना तो कोई वेक्टर इनके अंदर इंट्रोड्यूस करता है और ना ही कोई डीएनए इंट्रोड्यूस हो पाता है। ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म नहीं होते, चेंज नहीं होते। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन नॉन ट्रांसफॉर्मेंस। एंड दीज टाइप ऑफ बैक्टीरिया नाइदर विल बी एबल टू ग्रो इन एम्पिसिलिन containing medium, nor they can grow in the medium which is containing tetracycline antibiotics. तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसी भी एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो नहीं करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों एंटीबायोटिक्स में ग्रो करेंगे और रिकॉम्बिनेंट एक में ग्रो करेगा, एक में ग्रो नहीं करेगा। तो इसके बेसिस पर अब हम इन ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। वी आर डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सो वी कांट सी देम थ्रू आवर नेकेड आइज। अब हम देख नहीं सकते तो इनको सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम इनको ऐसे मीडियम में ग्रो कराएंगे जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स को डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स को एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराएंगे और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कराएंगे। अब ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों एंटीबायोटिक्स हैं, तो जब हम ऑर्गेनिजम्स को इन डिफरेंट टाइप के मीडियाज में ग्रो कराते हैं, तो उनके ग्रोथ के बेसिस पर हम फाइंड आउट करेंगे वेदर दे आर रिकॉम्बिनेंट सेल्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स और दे आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स होंगे वो एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में तो ग्रो करेंगे, क्योंकि इनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पावर अभी भी है, पर टेट्रासाइक्लिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर तो डिजायर्ड डीएनए आकर अटैच हो गया था। तो जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स होते हैं वो एम्पिसिलिन पर ग्रो करेंगे, पर टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दीज सेल्स आर द रिकॉम्बिनेंट सेल्स। नाउ those cells which are non-recombinant, they will be able to grow in both the mediums, क्योंकि इनके पास एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन्स भी प्रेजेंट हैं एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट हैं। तो ये दोनों एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए ये होंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स। थर्ड कैटेगरी है नॉन ट्रांसफॉर्मेंस की, क्योंकि इसके पास तो वेक्टर है ही नहीं, वेक्टर नहीं है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पावर भी नहीं होगी। सो जब हम एंटीबायोटिक्स में इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराएंगे तो ना तो ये एम्पिसिलिन में ग्रो कर पाएगा और ना ही टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर पाएगा, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट सेल्स फ्रॉम दी नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स। तो इस तरह ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, जिनको हम सिलेक्टेबल मार्कर्स कह रहे हैं, दे विल हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स। ये ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो हमने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स तो यहीं पर एलिमिनेट कर दिए, पर अब ट्रांसफॉर्मेंट्स में भी कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसके लिए एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अपने आप को इनएक्टिवेट कर देता है, and this antibiotic resistant genes get inactivates and helps in the selection of recombinant cells.
And now these are the handwritten notes of cloning vectors. I am quickly changing the slides. आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. And now it's a quiz time. So the question is, what is copy number? Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.